हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी का लेसन 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आनुवंशिकता और विभिन्नता। ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखिए, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये होता क्या है, आनुवंशिकता क्या होता है। ठीक है, यानी आनुवंशिकता कहने का मतलब हो गया कि वैसा गुण जो माता पिता से उसके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से संचरित होता है, उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। इसको हेरिडिटी इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिकता क्या है, तो वह गुण जो माता पिता से संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से संचरित होता है, उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, है ना। यानी कि माता पिता का जो गुण होता है वह संतान में संचरित होता है, यही प्रक्रिया कहलाता है आनुवंशिकता। ठीक है, अब देखिए विभिन्नता क्या है। विभिन्नता, वेरिएशन, परिवार में सदस्यों के बीच बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है, बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। इन्हीं अंतर को हम लोग विभिन्नता के नाम से जानते हैं, है ना। परिवार में सदस्यों के बीच पाई जाने वाली भिन्नता ही वेरिएशन कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है ना। तो परिवार में सभी सदस्यों का जो आवाज है, आवाज एक जैसा नहीं है, उनकी जो लंबाई है वो भी एक जैसा नहीं है, उनका जो शारीरिक संगठन है वो भी एक जैसा नहीं है। कुछ का आँख का कलर भी चेंज होता है, कुछ का बाल घुंघरूले भी होते हैं, कुछ के आँख जो होते हैं नीले कलर के भी, भूरे कलर के भी हो जाते हैं, है ना। कोई नाटा हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है ना। तो यही सब विभिन्नता कहलाता है। विभिन्नता दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक विभिन्नता और दूसरा होता है जननिक विभिन्नता। ठीक है, अब देखिए कायिक विभिन्नता क्या होता है। वैसा विभिन्नता जो भोजन तथा आवास में परिवर्तन के कारण हो जाता है, उसे हम लोग कायिक विभिन्नता कहते हैं, है ना। वैसा विभिन्नता जो भोजन और आवास में परिवर्तन के कारण होता है, उसे हम लोग कायिक विभिन्नता कहते हैं, है ना। कायिक विभिन्नता समझ में आया कि वह अगर किसी जीव का स्थान बदल दिया जाए, उसका भोजन बदल दिया जाए, तो उस जीव में जो विभिन्नता उत्पन्न होगी वह कायिक विभिन्नता कहलाएगा, है ना। इसके बाद देखिए विभिन्नता का ये पहला रूप है। दूसरा रूप है जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता, ठीक है, वैसा विभिन्नता जो जन्म से होता है, अर्थात वैसा विभिन्नता जो क्रोमोसोम या जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हो जाता है, इस विभिन्नता को जननिक विभिन्नता कहा जाता है। यह विभिन्नता आनुवांशिक होता है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतान में संचरित होते रहता है। लेकिन ये जो कायिक विभिन्नता है, यह कायिक विभिन्नता आनुवांशिक नहीं होता है, अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है, लेकिन जननिक विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ठीक है, देखिए फिर से सुन लीजिए, आनुवांशिकता क्या है। वैसा गुण जो माता पिता से उसके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से संचरित होता है, उसे हम लोग आनुवांशिक गुण कहते हैं। यह प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए विभिन्नता क्या होता है। परिवार में सदस्यों के बीच पाए जाने वाले भिन्नता ही विभिन्नता कहलाता है। विभिन्नता दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक विभिन्नता, दूसरा होता है जननिक विभिन्नता। अब देखिए कायिक विभिन्नता क्या होता है। वैसा विभिन्नता जो भोजन तथा आवास में परिवर्तन के कारण हो जाए, वो कहलाता है कायिक विभिन्नता। और वैसी विभिन्नता जो
क्रोमोसोम या जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हो जाए उसे कहते हैं जननिक विभिन्नता। जो कायिक विभिन्नता है वो आनुवांशिक नहीं होता है, अर्थात यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होता है, लेकिन जो जननिक विभिन्नता होती है ना, ये विभिन्नता आनुवांशिक होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन को किसमें पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के वो कौन से ब्रांच हैं जिसके अंतर्गत हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन को पढ़ते हैं, आनुवांशिकता और विभिन्नता को पढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसके ब्रांच को पढ़ेंगे, बायोलॉजी के उस ब्रांच को जिसके अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ा जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। ठीक है, देखिए और जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study about heredity and variation is called genetics। ठीक है, यानी बायोलॉजी की वह शाखा जो चाहे जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग आनुवांशिकी कहते हैं, है ना। देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए बाबू, फिर से देख लीजिए इसको। जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यहाँ अब भी कर सकते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, है ना। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि आनुवंशिकता के जनक कौन है ना। देखिए आनुवंशिकता के जनक
ग्रेगर जॉन मेंडल है। इस पॉइंट को एकदम याद रखना है, ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या 12th क्लास की, है ना, कि आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक हम लोग क्यों मानते हैं, जेनेटिक्स के पिता इसे क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग जानेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, देखिए मेंडल का जो जन्म है वह 20 जुलाई 1822 ईस्वी को और मृत्यु 6 जनवरी 1884 ईस्वी को हुई। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ? 20 जुलाई 1822 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 ईस्वी को हुई। ठीक है, आइए मेंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। मेंडल ऑस्ट्रिया देश के, मेंडल का जो जन्म है वह ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, मेंडल का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान पर हुआ, है ना। वे ईसाइयों के मठ के पादरी थे, है ना। ये चर्च में अध्यापक का कार्य भी करते थे तथा चर्च के बगल में एक बगीचा था। इस बगीचा में ये सब्जियां उगाते थे, है ना। कुछ समय बाद इन्होंने इस बगीचे में एक मटर का पौधा लिया जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। मटर में जो गुणसूत्र होता है वह गुणसूत्र होता है 14, है ना। 7 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है इस मटर में। मटर जो है द्विलिंगी पौधा है। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। ये 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया, तो मटर के पौधे का। और मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। इसमें गुणसूत्र कितना होता है? 14 होता है। और ये द्विलिंगी पुष्प है, यानी इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, है ना। अब देखिए, मेंडल ने अपना प्रयोग 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक, यानी 7 वर्षों तक मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। 7 वर्षों तक, है ना। मटर के पौधे पर प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने
सन 1865 ईस्वी में कुछ वैज्ञानिकों की एक सभा बुलवाई और उस सभा में उन्होंने अपने प्रयोग का वर्णन किया 1865 में। लेकिन इनके प्रयोग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बहुत से कारण हैं। इसका कारण ये भी है कि उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना नेटवर्क का ज़माना नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था। दूसरा बात है कि ये अपने जो प्रयोग लिखे थे वो सांख्यिकी में लिखे थे, है ना। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों को इनका प्रयोग का जो लिखावट था वो समझ में नहीं आया, जिसके कारण 1865 ईस्वी में प्रयोग का वर्णन करने के पश्चात भी इनको सफलता नहीं मिली। किसी वैज्ञानिक ने इनके प्रयोग को नहीं माना, उसे नजरअंदाज कर दिया। और मेंडल की 1884 ईस्वी में अपने प्रयोग के इनके प्रयोग के असफलता के समय ही 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने प्रयोग में सफल नहीं हो पाते हैं। हालांकि आज भी हम लोग मेंडल के नियम का ही प्रयोग करके हाइब्रिड का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस समय किसी ने इनके प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए बाबू। मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन नामक स्थान पर मेंडल का जन्म हुआ है। ये ईसाइयों के मठ के पादरी थे, यानी ये चर्च में पादरी का काम करते थे, बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। चर्च के बगल में एक बगीचा था जिसमें ये सब्जियां उगाते थे और उसमें इन्होंने एक मटर का पौधे पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। मटर में गुणसूत्र 14 होता है ना, और मटर द्विलिंगी होता है। उन्होंने मटर पर प्रयोग 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक किया, यानी 7 वर्षों तक किया। और अपने प्रयोग के बाद जो भी इनका आंकड़ा तैयार हुआ, जो भी रिजल्ट आया, उसको 1865 में वैज्ञानिकों की एक सभा बुला करके उसमें उसका वर्णन किया। लेकिन किसी वैज्ञानिक ने इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया, इनके प्रयोग को नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण इनको सफलता नहीं मिली और इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए बाबू, जब मेंडल की 1884 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, फिर 1900 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में 3 देश के 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल के नियम का जो भी मतलब वर्णन किया गया था, उस मेंडल के नियम को आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया कि नहीं, मेंडल ने बहुत ही अच्छे खोज किए हैं, बहुत ही अच्छे प्रयोग किए हैं, जिनके प्रयोग से हमें लाभ ही लाभ मिलेगा,
है ना। तो 3 देश के 3 वैज्ञानिक, ऑस्ट्रिया देश के शेरमार्क थे, जर्मनी के कार्ल्स कोरेंस और हॉलैंड देश के ह्यूगो डी व्रीज। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल के नियम को फिर से उजागर किया और लोगों ने इनके प्रयोग को माना भी। जब वे जिंदा थे तब तो किसी ने इनके प्रयोग को नहीं माना, लेकिन उनके मरने के पश्चात लोगों को ये लगा कि नहीं, जो मेंडल थे ना वो अच्छे काम किए हैं, है ना। चलिए, इसलिए 3 देश के 3 वैज्ञानिक, ऑस्ट्रिया का शेरमार्क, जर्मनी के कार्ल्स कोरेंस और हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के मेंडल के नियम को आगे बढ़ाने का काम किया। और तब से लेकर के आज तक हम लोग जितना भी फसल उगाते हैं वो सभी मेंडल के नियम पर ही आधारित है। जो हाइब्रिड आज हम प्रयोग कर रहे हैं वो मेंडल के नियम पर ही आधारित है, ठीक है। इसलिए हम सभी ने इनके नियम को तब माना जब इन तीनों साइंटिस्ट ने इनके नियम को उजागर किया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, है ना। और इसमें अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और उस कमेंट के जरिए हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, ठीक है।